Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube English Tutorial channel. Today we are going to discuss about the documentation, जो कि बहुत important topic है in research methodology. So first of all we should know about that what is documentation. Documentation जो word है वो derive word document से. अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट्स ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है और टेक्सचुअल फॉर्म में. अगर आप फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी फॉर्म में अगर हम देखें, डे टू डे लाइफ में अगर देखें, तो आप अगर एक फ़ाइल लें, एक फ़ाइल बनाएं, तो उसमें आप वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं और उसमें आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं. ये फॉर एग्जांपल मैं ही ले लूँ, अगर ये आप वीडियो सुन रहे हैं, अगर इसमें आप नज़र आ रहा होगा तो एक टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म मटेरियल है और ये वीडियो के अंदर आया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये कौन सा टेक्स्ट हुआ, विजुअल टेक्स्ट वीडियो के अंदर. और इस डॉक्यूमेंट के अंदर या इस फाइल के अंदर अगर मैं कोई वीडियो क्लिप चला दूँ तो वो भी विजुअल टेक्स्ट होगा, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन के लिए होगा. और इसी में अगर ये जो ऑडियो बोल रही हूँ, जो आपको आवाज़ आ रही है, तो ये ऑडियो क्लिप है, यानी कि ये भी एक टेक्स्ट है जो कि आपको समझाने के लिए यूज़ हो रहा है. तो ये होती हैं डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं. अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें इन रिसर्च, ये बहुत मुख्तलिफ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का एक वर्क है. डॉक्यूमेंटेशन इन रिसर्च ऐसे है जैसे आप कि किसी चीज़ को, बहुत सीक्रेट चीज़ है, उसकी कोडिंग को डिकोड करें. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने साइमेरियन टैबलेट्स का नाम सुना होगा. पुराने ज़माने में तख्तियाँ जो पत्थरों में तस्वीरें बनाते थे या पत्थरों में 15,000-20,000 साल पहले लिखा करते थे, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, एक कोडिंग लैंग्वेज होगी. उस लैंग्वेज को जब आप डिकोड करके इस्तेमाल करते हो प्रेजेंट और फ्यूचर को इन्हेंस करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंटेशन इन रिसर्च कहलाता है. किस तरह, अगर आप देखें साइमेरियन टैबलेट्स में ना एक टैबलेट मिली, एक तख्ती मिली जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें पिक्स बनी हुई थी जहाज़ की, सबमरीन्स की, यूएफओज़ की, ठीक है. तो वो किसने बनाई, वो किस में हेल्पफुल हैं, आपके फ्यूचर के लिए और आपके प्रेजेंट के लिए, ठीक है. उसमें से आपको ऐसी मालूमात मिलेगी जो आपको फ्यूचर को भी रेफ़र कर रही होगी और आपके प्रेजेंट को भी. और ऐसे ही उनको एक तख्ती मिली है, एक टैबलेट मिली है जिसमें दज्जाली फेस बना हुआ है, जो जिस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, फ्यूचर को रेफ़र कर रहा है. और इसी तरह उनको ऐसी टैबलेट्स मिली हैं जिसमें प्लैनेट्स मुख्तलिफ़ तरह के बने हुए हैं. वो किसको रेफ़र करें, वो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को, क्योंकि प्रेजेंट में अगर हम आज देखें तो उतने हमने प्लैनेट डिस्कवर किए हुए हैं, ठीक है, जितने उस पिक्स में या उन टैबलेट्स में नज़र आते हैं. और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो फ्यूचर को रेफ़र कर रही हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं और हमारे जो साइंटिस्ट है वो उसकी तलाश में जो है वो काम कर रहे हैं. तो ये होती हैं डॉक्यूमेंटेशंस. उन कोडिंग वर्ड्स को डिकोड करना और उनकी ऐसी डिकोडिंग करना जो कि हिस्ट्री की डिकोडिंग करना जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर को रेफ़र करे, वो डॉक्यूमेंटेशन इन रिसर्च होता है. मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है. अब इसको हम पढ़ते हैं. Any text, write-up, video, audio, etc. that explains the features, characteristics of an object, phenomena and system can be called documentation. किसी भी कोई तहरीरी चीज़ या वीडियो क्लिप्स या ऑडियो क्लिप्स, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट मौजूद हो. अब मैं बोल रही हूँ, ये मेरी अल्फाज, ये टेक्स्ट ही हैं जो आप सुन रहे हैं, आप पहुँच रहे हैं. और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें टेक्सचुअल फॉर्म में लफ्ज़ तहरीर हुए आपको नज़र आएंगी, ठीक है. और जो चल रही होगी वो वीडियो होगी, या अगर इसके अंदर ही मैं एक वीडियो चला दूँ जिसमें आपको समझाने के लिए कुछ हो, तो वो क्या होगा, वो एक वीडियो टेक्स्ट होगा, विजुअल टेक्स्ट होगा. और इमेजिनेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ कुरान पाक की, तो कुरान पाक क्या है, एक तहरीरी चीज़ है, ठीक है, तहरीर, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है. अब अगर हम चीज़ों को सुने, अगर हम वीडियो क्लिप्स चलाएँ, सूरह रहमान सुने या किसी भी तरह की सूरत सुने, तो क्या होगा, उस टेक्स्ट से रिलेटेड हमें इवेंट्स दिखाए जाएंगे, ठीक है, कि जैसे जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट हमें वीडियो के ज़रिए पता चल जाए, हमें पता चल जाएगा इसमें ये थीम्स हैं. उन क्लिप्स को देखने से
यानी कि वो क्लिप्स की सूरत में भी हमें टेक्स्ट पहुंच रहा है जो हमारी समझ में आ रहा है, और जो इंसान बोल रहा होगा वो ऑडियो टेक्स्ट होगा, ऑडियो अल्फाज होंगे जो आप तक पहुंच रहे होंगे। तो वो तमाम चीज़ें जो किसी चीज़ की करैक्टरिस्टिक्स, अब वो सूरह रहमान की करैक्टरिस्टिक्स उस टेक्स्ट के ज़रिए, उस वीडियो क्लिप्स के ज़रिए, उस ऑडियो क्लिप्स के ज़रिए हम तक पहुंच रही हैं, उसके फिनोमिना, उसके फीचर्स हम तक पहुंच रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा। बट इन रिसर्च द डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट रेफर टू एनी मटीरियल रिकॉर्ड। उसमें कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं होती कि टेक्स्ट हो जाएगा या वीडियो हो जाएगी इस तरह के। उसमें ऐसी डिकोडिंग होती है, ऐसी इनकोडिंग वर्ड होते हैं जिसको हमने डिकोड करना होता है, या सिनोप्साइजिंग मटीरियल होता है जो प्रेजेंट और फ्यूचर को रेफ़र करता है। ऐसी चीज़ें नहीं होती जो टेक्स्ट को रेफ़र करेंगी, ऐसी चीज़ें नहीं होती जो मटीरियलिस्टिक चीज़ को रेफ़र करेंगी। उसमें ऐसी डिकोडिंग होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी रिसर्च होती है जो कि आपके फ्यूचर और प्रेजेंट को रेफ़र करें। जैसे मैंने आपको सैमेरियन टैबलेट्स की एग्जांपल दी है। डॉक्यूमेंटेशन इन रिसर्च इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वेरीफाइज एंड कंफर्म वेदर समथिंग इज़ रियल और नॉट। अब सैमेरियन टैबलेट्स उनको मिली तो उन्होंने ना उन पे काम करना जब शुरू किया तो उनको बहुत चीज़ें ऐसी मिली जो कि ट्रुथ थी, जो कि वेरीफाइड हुई प्रेजेंट में चीज़ें थी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनका भी पक्का नहीं पता था ये एग्जैक्ट है या नहीं, और फ्यूचर में उस पर काम कर रहे हैं तो जिससे पता चलेगा ये एग्जैक्ट है, ट्रुथ है या नहीं। तो ऐसी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च में जो वेरीफाई करे ट्रुथ को, और ट्रुथ को वेरीफाई उनके ज़रिए हो रहा है। वो किन के ज़रिए होता है? वो रेफ़र किसको होता है? प्रेजेंट को, कि प्रेजेंट में हाँ ये चीज़ मौजूद हैं जो कि ट्रुथ हैं, और नॉट किसको रेफ़र कर रहा है? वो इस चीज़ को कि अभी तक ये चीज़ें ये सच नहीं साबित हुई लेकिन फ्यूचर में ये मे भी हो जाए। ठीक है, तो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों रेफ़र हो गया किसके थ्रू? हिस्ट्री के थ्रू। और हिस्ट्री के थ्रू क्या होता है? इनकोडिंग चीज़ को डिकोड करना। ठीक है, और उससे फ्यूचर और प्रेजेंट का मुतालिया करना, ये डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ वैलिडेटिंग द फैक्ट एंड ट्रूथ। ये ऐसे एक प्रोसेस है, एक ऐसा एक्ट है जिससे फैक्ट और ट्रूथ में हम वैलिडिटी देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें वैलिड हैं, ट्रूथ कितना वैलिड है। ठीक है, फैक्ट कितना है इस चीज़ में, और वो किस चीज़ से हो सकता है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट को रेफ़र कर सकती है। और अगर हम देखें कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है तो ये किस चीज़ को रेफ़र करेगा? ये फ्यूचर को। एंड डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेज इन रिसर्च रेफर टू फ्रंट ऑफ acknowledging through citing in text or bibliography the work that a researcher has used to advance and further in his research। अब हमने डॉक्यूमेंटेशन समझ लिया, अब साइटेशन समझते हैं। साइटेशन होता है रेफरेंस, साइटेशन होता है वो सोर्सेज, वो बिब्लियोग्राफी, जिससे हम कहते हैं कि ये चीज़, अगर हम सैमेरियन टैबलेट्स हैं तो ये किस चीज़ से रेफ़र कर रहे हैं? ये 15-20 हज़ार साल पहले इस अंबिया कराम का दौर था, या वो लोग थे जो रोमन कहलाते या सैमेरियन कहलाते थे। हम उन चीज़ों को सैमेरियन टैबलेट्स के ज़रिए रेफ़र करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कुरान को रेफ़र करें तो कुरान को हम किससे रेफ़र करेंगे? आप वसल्लम से, कि ये अल्लाह ने आप वसल्लम पे वही नाज़िल फरमाई, तो हम उससे रेफ़र करेंगे कि ये फ़लाँ चीज़ जो है ये हमने अगर इस पे सर्च की है तो ये किस चीज़ से रेफ़र हो रहा है? कुरान से। और कुरान किस सदी का है? 1400 साल पहले, 1500 साल पहले की सदी का। ठीक है, तो ये चीज़ें साइटेशंस होती हैं रेफ़र। ये किस चीज़ को, यानी कि ये इसलिए यूज़ होता है कि जो एग्जैक्ट उसका राइटर है या एग्जैक्ट स्कॉलर्स हैं उनके, तो उनके नेम्स भी आगे आते रहें, उनके नेम पे कोई अपना नाम बना के उस चीज़ को ना छपवा दे, किसी की मेहनत किसी और की तरफ ना चली जाए। इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं कि लोग क्या करते हैं, किसी की चीज़ चुरा के अपना नाम दे के उसको पब्लिश करवा देते हैं। तो इस वजह से साइटेशन स्टाइल बना है कि आपने अगर कोई चीज़ लिखनी है तो आपको ज़रूरी है कि रेफरेंसेस चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रपोज़ल के पास जाएँ, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रपोज़ल हमने तैयार करना हो, तो प्रपोज़ल की एंड वाली ये होती है टर्म या कंडीशन कि आपने वहाँ पे रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी देनी है कि किस किस सोर्सेज से आपने मटेरियल लिखा है, ताकि उन तमाम लोगों का नाम आए जो एग्जैक्ट उनके ऑनर है।
तो ये होती है डॉक्यूमेंटेशन और साइटेशन स्टाइल। अब हम डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेज इज indisciplinable is every research in its sincere acknowledgement of researcher about the investigation carried out by previous scholar and research। वही बात कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं या अपनी रिसर्च तैयार करते हैं तो इस रिसर्च में आपने उन स्कॉलर्स का, उन रिसर्चर्स का नेम ऐड करना होता है, उनका रेफरेंस देना होता है ताकि पता चले कि इन्वेस्टिगेशन आपने कहाँ से की है। दिस एक्नॉलेजमेंट इज नेसेसिटेटेड बाय एकेडमिक ऑनेस्टी एकेडमिक ऑनेस्टी को शो करवाती है कि हाँ ये बंदे जो है जिसने रिसर्च की है वो उसने रेफरेंसेस उससे लिए हैं। देखिए जो एग्जैक्ट उनके ऑनर होते हैं, ये स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो उनके नेम्स मेंशन करना लाजमी पॉइंट है ताकि जो उनका क्रेडिट है वो उन्हीं को मिले। आपने उनमें से क्या चीज़ें फाइंड आउट की हैं तो आपको तो उसका क्रेडिट मिलना ही मिलना है। No student is fit to consider himself and research chief. No student is fit to consider himself a researcher if he does not acknowledge the contribution of the previous scholar and master in his area of investigation। कोई भी स्टूडेंट जो है उसकी रिसर्च कभी भी कंप्लीट, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो गई है तो टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने में या लिखने में तो मिस्टेक हो जाती हैं। तो आप ना जो मैं बोल रही होती हूँ उस पर भी ज़्यादा फोकस कर लिया करें क्योंकि यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हो जाता है। खैर कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो कभी भी एक जो है वो अच्छा रिसर्चर नहीं बन सकता या एक जो फ्रेम है रिसर्चर का उसके फ्रेम में फिट नहीं आ सकता जब तक वो उन चीज़ों को, उन मास्टर्स को, उन प्रीवियस स्कॉलर्स के नेम्स मेंशन ना करे, उनकी कंट्रीब्यूशंस मेंशन ना करे, जिसके थ्रू जिसको उनको रेफ़र ना करे, जिसके थ्रू उसने इन्वेस्टिगेशन करके नॉलेज हासिल किया है, या जिसके थ्रू या जिनके सोर्सेज को यूज़ करके उसने रिसर्च अपनी कंप्लीट की है। तो ये बहुत मेन अच्छा पॉइंट है कि आप उनके नेम्स मेंशन करें जिसके थ्रू वो सोर्सेज कलेक्ट किया है, जिनके वो सोर्सेज थे, उनके सोर्सेज से आपने रिसर्च की है, उनको रेफ़र लाजमी किया करें। फिर इसके बाद आता है and the art of acknowledging the contribution of previous scholar by citing their names, their works, title and nature of the contribution in reality is what documentation is all about। अब documentation क्या है? उन writers के text, ठीक है, जिनके sources को आपने यूज़ किया है, उनके works के title कि आपने किन किन वर्क से वो सोर्सेज वो जो है रिसर्च वर्क किन किन सोर्सेज या किन किन टाइटल्स या जिस बुक्स से लिया है तो उसका टाइटल मेंशन करें, या जिस भी मटेरियल से लिया है उसका टाइटल मेंशन करें, ठीक है। फिर उनके नेम्स मेंशन करें, फिर उनकी जो नीचे है ना कंट्रीब्यूशन की, उनके बिहाइंड थेरी क्या है, उन्होंने कौन कौन सी थेरीज यूज़ करके वो जो रिसर्च वर्क अपना कंप्लीट किया है, उनकी रियलिटी को मेंशन करना, यही डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। तो ये सारी जो चीज़ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कि डॉक्यूमेंटेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। फिर आगे अगर बात करें साइटेशन क्या होता है, साइटेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई कोटेशन होती है या कोई स्टेटमेंट होती है जिससे हम उन चीज़ों को रेफ़र करते हैं, उन स्कॉलर्स को रेफ़र करते हैं, उनके वर्क्स को रेफ़र करते हैं, उनके वर्क्स के नेम्स को रेफ़र करते हैं, उन प्रोजेक्ट और उन थेसिस और उन थेरीज़ को रेफ़र करते हैं, तो वो साइटेशन कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने उन डॉक्यूमेंट्स का सोर्स मेंशन करना है। वाई वी शुड राइट अ सोर्स, अब वो रेफरेंसेस, वो साइटेशन हमें क्यों लिखने चाहिए? सेवरल ट्रेडिशन फ्रोजन स्टाइल हैव डेवलप्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ साइटिंग सोर्सेज। कुछ ही साल हुए हैं लोगों ने साइटिंग सोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया है, बट द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली फॉलो टेक्निक एंड आर MLA एंड APA स्टाइल। और इसमें हम MLA और APA स्टाइल को यूज़ करते हैं। अब MLA स्टाइल कौन सा होता है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। लैंग्वेज भी अच्छा, लैंग्वेज कैसे हुई आज़ाद? लैंग्वेज भी तो जो उन पे साइमेरियन टैबलेट्स पे लैंग्वेज लिखी होती है वो इनकोडिंग लैंग्वेज होती है। आपने उनको डिकोड करके ही फ्यूचर और प्रेजेंट के साथ उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी है उसकी, ठीक है। और
अब वही प्रोसेस आ गया कि आपने लैंग्वेज के थ्रू उन चीज़ों को डिकोड करना है। वो लैंग्वेज क्या है, कौन सी आपने यूज़ करनी डिकोडिंग के लिए? मॉडर्न लैंग्वेज। मॉडर्न लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज से आपने पुरानी ज़ुबानों को डिकोड करने की कोशिश करनी है, ताकि जो हमारे उस एरा के लोग हैं, उस एज के लोग हैं, वो इसीलिए उन तमाम चीज़ों को समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। फिर APA स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, यानी कि ये जो MLA स्टाइल है ये भी अमेरिका का ही है। तो अब जो APA है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसमें क्या है कि आपने इस तरह वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है जो रिसर्च आप कर रहे हैं या रिसर्च हो चुकी है, आपने प्रेजेंट में इस तरह उसको एक्सप्लेन करना है कि जो उस एज के लोग हैं उनकी साइकी उन चीज़ों को क्लिक कर सके, उन चीज़ों को पिक कर सके, जो चीज़ें आप एक्सप्लेन करें या आपने रिसर्च के थ्रू इन्वेस्टिगेट की हैं, तो वो भी फिर क्या कहलाती है? अमेरिकन साइकोलॉजी, यानी कि उनकी अक्लें समझ सकें, साइकोलॉजी जो उनकी है उसके थ्रू उस तक वो मैसेज पहुंच सके। इस तरह आपने इस वर्डिंग में वो चीज़ों का एक्सप्लेन करना है जिन चीज़ों को आपने डिकोड करना है। सही हो गया। अब अगर बात करें इसमें क्या होता है कि द पर्पस ऑफ ऑल दी स्टाइल्स, MPA स्टाइल, MLA स्टाइल और APA स्टाइल, इनका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इज़ टू फैसिलिटेट द रिसर्च वर्क रीडिंग। जो रिसर्च वर्क हुआ है उनके रीडर्स जब उन चीज़ों को रीड करते हैं तो उन चीज़ों को समझ सकें। ऐसी ज़ुबान जो कि मॉडर्न है, वो मॉडर्न ज़बान आजकल इंग्लिश ही है, ठीक है। और वो ऐसी चीज़ें, साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जिन लोगों को हैं वो उन चीज़ों को नहीं अडॉप्ट कर सकते, या कुछ लोग जो है वो अपनी ऐसी सोच कर देते जो हाई लेवल की होती, जो आम बंदा नहीं पढ़ सकता, और उनके रीडर्स जो है वो कैच नहीं कर सकते, क्लिक नहीं कर सकते उनकी थॉट्स। तो उन्होंने क्या है कि ऐसी वर्डिंग या ऐसी थॉट्स को एक्सप्लेन करें कि जो आपका रीडर है वो इजीली उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सके। तो यही इनका मकसद होता है, जिसके थ्रू आपकी जो रिसर्च है वो फ्यूचर में भी बेनिफिशियल देती है, और फिर जो आपका प्रेजेंट है उनमें भी जो है बेनिफिट्स आपको देती हैं। फिर अगर इनकी डिमांड्स क्या होती है? साइटिंग ऑफ द सोर्सेज मस्ट बी डन इन पर्टिकुलर स्टाइल, थस बिफोर डॉक्यूमेंटिंग sources the researcher must know any such guideline available from his respective university। अब उनके लिए ना ये भी होता है कि उनका ये पर्पज़ होता है कि किसी भी चीज़ को जो आप रिसोर्सेज करते हैं, रिसर्च करते हैं जिसके ऊपर, उनमें डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेज होने चाहिए। तो उन डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेज को किस तरह लिखना है, किस तरह पुट करना है, तो वो आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में या जिस एकेडमिक में आप पढ़ रहे हैं, जिसके थ्रू आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। अब बात करें डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेज की, तो वो क्या होते हैं? वी शैल डिस्कस एंड हैव सम सैम्पल ऑफ डिफरेंट citation styles. A researcher scholar must have different referencing style books and guides with him when they write the thesis. जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो अपने साथ उन रेफरेंसेस को मेंशन कर रहा होता है कि ये वर्क मैंने या ये रिसर्च मैंने इस बुक से की है, ठीक है, इस नावल से की है, इस ड्रामा से की है, या नासा की कोई जो आर्टिकल्स हैं उनको उनके रेफरेंसेस दे देता है, ठीक है, अगर वो साइंटिस्ट है। गिवन बिलो एग्जाम्पल फॉर फ्रॉम MLA APA स्टाइल एंड सम अदर स्टाइल स्टिल for the complete assimilation of these style. The researcher advises going through books available on these style like MLA Handbook for Writers of Research Paper. अब आप वो डॉक्यूमेंटिंग सोर्सेज के तरीक़ाकार कि आपने किस तरह उन चीज़ों को मेंशन करना है, किस तरह उन चीज़ों को लिखना है, तो वो आपको मुख्तलिफ राइटर्स ने बुक्स लिखी हैं कि आप इस तरह अगर सोर्सेज कलेक्ट करते हैं तो आप इस तरह उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमने ये चीज़ रिसर्च की है और इसका सोर्स क्या है, उसको उस राइटर के नेम से रेफ़र करें, उनकी बुक से रेफ़र करें, इस तरह की चीज़ों से आप रेफ़र कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें MLA इन टेक्स्ट साइटेशन, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इन टेक्स्ट साइटेशन, इसमें क्या है? इन मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल इन टेक्स्ट साइटेशन रेफर टू द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सोर्स इन द टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च और थीसिस पेपर।
आपने क्या करना होता है, उन लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन या मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल को आपने टेक्स्ट फॉर्म में लिखना होता है, और टेक्स्ट फॉर्म के ज़रिए ही आपने उस रिसर्चर का, जो एग्जैक्ट उसका रिसर्चर है, फिर उसके टाइटल को, फिर उसके वर्क्स को, उनकी थेरीज़ को, ठीक है, कि उन क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सोच इस्तेमाल करके उन्होंने रिसर्च वर्क किया है, उन तमाम चीज़ों के रेफरेंसेस देने होते हैं। दिस इज़ डन थ्रू प्रेजेंटिंग पेरेंथेटिकल साइटेशन विच आर की द बाइब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस। अब ये किसके थ्रू हो सकता है कि अब की पॉइंट्स आप उनके डिस्कस करें, उसमें बिब्लियोग्राफी उसकी डिस्कस करें, बायोग्राफी भी डिस्कस करें, और उन चीज़ों को रेफ़र करें जिन चीज़ों को उसने स्पेशली बताया हुआ है अपने थेरीज़ में या अपने रिसर्च वर्क में, कि उसने, और अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्क साइट दैट अपीयर एट द एंड ऑफ द थीसिस और पेपर। अगर आपने देखा हो तो एंड पेपर के एंड में या उस बुक के एंड में आपको अल्फ़ाबेटिकल, यानी कि ए से जो वर्ड शुरू हो रहे हैं, बी से जो वर्ड शुरू हो रहे हैं, वो मेन वर्ड्स लिखे होते हैं, जिनके आप मीनिंग वहाँ सर्च कर सकते हैं, जिनके आप वहाँ से देख सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन, और वो मेन चीज़ें होती हैं जिन पे रिसर्चर एग्जैक्ट जो उनका ऑनर होता है उसने रिसर्च की होती है, और आपने वो रिसर्च जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। अब आपने वहाँ से देख के मेन वर्ड्स या मेन डेफिनेशन जो समझ नहीं आई आपको, आप वो सर्च कर सकते हैं, या उस बुक से, उस रेफरेंस से देख सकते हैं, या आप खुद भी उस पर सर्च वर्क कर सकते हैं। तो इस वजह से वो लिस्ट एंड पे दी होती है A to Z वर्ड्स की, कि उनमें से जो वर्ड्स हैं, जो मेन अल्फाज होते हैं, वो आपको समझ आ सकें और आप उनकी समझ हासिल कर सकें। MLA की रिसर्च इन टेक्स्ट साइटेशन में आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपने मस्ट पुट करना होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए रीडर की, उस राइटर का नेम, उस ऑथर का नेम, फिर उसके पेज नंबर्स के। अगर आपने A to Z लिस्ट दी हुई है उन अल्फाज की, तो उनके पेज नंबर वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। और फिर बिब्लियोग्राफी उसकी, फिर कंप्लीट नेम उस ऑथर का, और उसके फिर उसके वर्क्स, यानी कि जिन जिन वर्क्स को आपने यूज़ किया है, उनके वर्क्स पढ़े हैं, तो उनके टाइटल भी मस्ट आप पुट करें। फिर पब्लिकेशन आप प्लेस, जिस जगह पे आप अपना वर्क पब्लिश करवा रहे हैं, अपनी रिसर्च वर्क, तो उसकी पब्लिकेशन प्लेस भी, और उस पब्लिशर का नाम भी, कि आपका जो नाम है, आप अगर पब्लिश करवा रहे हैं तो उस पब्लिशर जिसके थ्रू आप पब्लिश करवा रहे हैं, तो उस पब्लिशर का नाम आपने पुट करना है अपने नाम के साथ ही। तो ये मैनर्स होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या, अगर कुछ रेफरेंसेस के मैनर्स अगर देखें, फॉर एग्जांपल आपने रिचर्ड्स का एक वर्क उठाया है, फिर उसने रिचर्ड के साथ साथ आपने उस वर्क के जो नेम है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग, ये उसके वर्क का नाम है, आपने उसका नाम मेंशन करना है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसने जो प्रिंसिपल या थ्योरी यूज़ की है आपने वो इस्तेमाल करनी है। फिर उस जगह का नाम, आप कहाँ पे पब्लिश करवा रहे हैं, लंदन में, और उस पब्लिशर का नाम क्या है, रूटलेज एंड कैगन पॉल, और कब पब्लिश करवाया, 1924। तो ये होते हैं रेफरेंसेस, ये आपने इस तरह उसके रेफरेंसेस देने होते हैं। फिर अगर ये MLA स्टाइल का हो गया है, अब APA स्टाइल, यानी कि जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अगर इसमें देखें, द सेम एग्जांपल कैन बी टेकन टू प्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन MLA एंड APA। APA क्या होता है कि इन द टेक्स्ट साइटेशन शो इन द फॉलोइंग मैनर, इसमें क्या, रिचर्डसन, फिर अच्छा इनके मैनर्स अलग होते हैं। MPA में कह रही हूँ, MLA जो है इसमें एक फॉर्म होती है कि पहले राइटर का नेम, उस ऑनर का जो ऑथर है उसका, फिर उसके वर्क का नेम, फिर उसने जो थ्योरी यूज़ की है उसका नेम, और फिर जिस जगह पे पब्लिश करवा रहे हैं उस जगह का नाम, और किस पब्लिशर के थ्रू पब्लिश करवा रहे हैं उस पब्लिशर का नाम, और कब करवा रहे हैं उसका नाम। अब इसमें क्या है कि रिचर्ड का पहले राइटर ऑथर का नाम, और कब पब्लिश करवाना है उसका नाम, और फिर आपने रेफरेंसेस देने हैं कि कहाँ से कौन से पेज नंबर हैं जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, जिन पे आपने रिसर्च की है, उन पेज नंबर्स को आपने पब्लिश करवाना है, ठीक है। टू एंड रिसर्च इन द साइंस, ये साइंसेस में यूज़ होती हैं। द एयर ऑफ रिसर्च इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड द पेरेंटिकल साइटेशन इन APA विच की बिब्लियोग्राफी सेक्शन और वर्क साइटेड लिस्ट, कहाँ से कौन से लोकेशन से आपने वर्क उठाया है वो
उसकी बिब्लियोग्राफी मीन्स के ऑथर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, और फिर वो सेक्शन, वो वर्क, ठीक है, जो आपने लिया है, बल्कि जिस एरा में आपने पब्लिश करवाया है यानी कि 1924, तो वो आपने फिर करना है। वेयर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स कैन बी फाउंड इन फॉलोइंग मैनर। अब ये एक आगे मैनर है, यानी कि पहले आपने उसका नाम, फिर कहाँ पे पब्लिश करवाया, कब किस सन में पब्लिश करवाया है 1924, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें कि थ्योरी क्या है, ठीक है, कहाँ से पब्लिश करवाया है और पब्लिशर का नाम क्या है। लेकिन स्टार्ट में आपने इसमें क्या करना है, रिचर्ड यानी कि उस राइटर का नाम, उस ऑथर का नाम, फिर आपने कब पब्लिश करवाया, और फिर उसके बाद पेज नंबर्स, जिस पेज नंबर पे कौन कौन सी थेरीज अप्लाई हो रही हैं, और फिर बाकी आपने पब्लिशर का नाम या इन चीज़ों को तो आपने बताना ही होता है। तो ये हो गया है, क्या हो गया है, APA टेक्स्ट जो रेफरेंसेस है, तो ये सारा उसमें आ जाता है। अगर बात करें डिफरेंसेस की, यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द एग्जाम्पल्स अबव प्रेजेंट सम डिफरेंस बिटवीन MLA और APA डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल। इन MLA स्टाइल में क्या होता है कि ऑथर का नेम अपीयर होता है फुल, डेट इज़ विदाउट एनी इनिशियल। आपने पूरा ऑथर का नाम लिखना होता है, जहाँ पे इन वेयर्स इन APA द ऑथर नेम कैरीज इनिशियल, ठीक है, द लास्ट नेम राइट फर्स्ट। पहले क्या होता है MLA स्टाइल में, क्या होता है कि ऑथर का नाम जो है ना वो पूरा आपने लिखना होता है, कि ये नहीं देखना कि शुरू में उसकी यानी कि मिस्टर रिचर्डसन इस तरह फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं देखना, सिर्फ आपने उसका पूरा नाम लिखना है। उससे पहले क्या आ रहा है, उससे पहले सर लग रहा है, मिस्टर लग रहा है, या जो भी है वो आपने नहीं, यानी कि STB के किस नेम्स के आगे लगता है तो वो आपने नहीं देखना, सिर्फ उसका बाकी नाम लिखना है, ठीक है। लेकिन जो APA है उसमें ऑथर का नाम उसके स्टार्ट में आता है चीज़ें, यानी कि उसमें हम ST लगा लें या सर लगा लें या मिस्टर लगा लें, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उस तरह के जो उनके नेम्स होते हैं फर्स्ट नाम, वो लाजमी वहाँ पे मेंशन करने होते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस इसका, इन MLA स्टाइल द टाइटल ऑफ वर्क इज़ अंडरलाइन वेयर इट इटैलिसाइज्ड इन APA स्टाइल। जो MLA स्टाइल में होता है ना, जो वर्क होता है वो अंडरलाइन होता है उसकी, यानी कि एक ये फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ किसी भी वर्क नीचे पब्लिकेशन लफ्ज़ लिखा है, इसके अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है, तो ये हो गया है MLA स्टाइल। लेकिन APA स्टाइल में क्या होता है, वो वर्क जो है ना वो अटैलिक फॉर्म में लिखा होता है, यानी कि इस फॉर्म में, ये अटैलिक फॉर्म है, इस फॉर्म में वो सारा जो है वो वर्क लिखा होता है, वर्क का नेम लिखा होता है। ऑल द फर्स्ट लेटर ऑफ कंटेंट वर्ड इन द टाइटल आर कैपिटलाइज्ड इन। जितने भी टाइटल के अल्फाज होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो कैपिटल फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे कि CSE CBE, ये कैपिटल फॉर्म में लिखा है ना। और उसके बाद अगर पढ़ें, where it's only the first letter of the first word capitalized in APA style, जैसे कि दी लफ्ज़ लिख लें अगर हम, तो इसमें पहला जो है वही कैपिटल है, बाकी तमाम जो है स्मॉल लेटर्स हैं, और इसमें बाकी सारे ही स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर हैं। तो ये MLA स्टाइल हुआ और ये APA स्टाइल हुआ। द फर्स्ट इन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन कम्स लास्ट इन MLA स्टाइल में हमने पढ़ा, ये देखें, जैसे आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लास्ट में डेट पब्लिकेशन लिखी है MLA स्टाइल में, और उसी जगह अगर हम पढ़ें जो इट कम्स नेक्स्ट द नेम ऑफ द ऑथर, और इसी तरह अगर हम APA स्टाइल में पढ़ें तो रिचर्ड के बाद ही 1924 लिखा, यानी कि रिचर्ड के बाद ही उसकी डेट ऑफ जो उसकी होती है पब्लिकेशन की वो पुट की होती है। इन MLA स्टाइल द ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज़ नॉट ब्रैकेटेड, यानी कि उसमें ब्रैकेट्स में नाम नहीं लिखा होता, पब्लिकेशन का ईयर मेंशन नहीं होता, जबकि जो APA स्टाइल में होता है वो ब्रैकेट्स में पुट होता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ब्रैकेट्स में नहीं होता और इसमें ब्रैकेट्स में पुट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, जो बहुत जो है वो इजी डिफरेंसेस यहाँ पे बयान किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ही आज तक के लिए इतनी ही वीडियो काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे CSE स्टाइल और CBA स्टाइल।
ये दोनों स्टाइल्स के जो है रेफरेंसेस पढ़ेंगे, उनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो उसके बाद ये जानेंगे कि ये एग्जैक्टली ये स्टाइल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और इन स्टाइल्स को के एब्रीविएशन क्या है और इसकी खसूसियात क्या है और ये क्यों इसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।